जो भारत में विविधता भाषाई कारण मनुष्य भाषा की अभिव्यक्ति का शायद सबसे शक्तिशाली माध्यम है। मनुष्य में भाषा की अभिव्यक्ति मतलब आदान प्रदान करना है अपने ज्ञान को दूसरे से और एक दूसरे से बातचीत करना है, तो भाषा जरूरी है और ये सबसे शक्तिशाली माध्यम है। प्राकृतिक अलगाव के कारण इस देश में प्रायः प्रत्येक 10 मील पर भाषा और बोली में अंतर पाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए, देखा जाए तो छोटी बड़ी भाषाएं आपको पहले बता चुका हूं कि 1652 से भी ऊपर हैं, 3000 से ऊपर हैं। वैसे भारतीय संविधान में केवल वर्तमान में देखा जाए 18 की जगह 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, परंतु इनके अतिरिक्त भारत में और भी भाषाएं और बोलियां हैं जिनका कुछ न कुछ साहित्य है। तो हर एक भाषा का अपना एक साहित्यिक विचार होता है। वैसे तो अधिकांश भाषाएं लिपि रहित हैं, मतलब कि किस लिपि में लिखी जाती हैं वो विति लिपि रहित हैं। जैसे हिंदी एक आपको देवनागरी लिपि में होता है, आपने सुना होगा कि हिंदी को इसमें लिखा जाता है। साउथ के जो द्रविड़ का होता है लिपि, परंतु कुछ की लिपियां भी हैं और समृद्ध भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश और समाज में भाषागत विविधता भी बहुत है। भारत की सभी भाषाओं को 3 भाषा परिवार में रखा गया है। एक है इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार एवं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसके अंतर्गत हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी इत्यादि भाषाएं सम्मिलित हैं, मुख्यतः उत्तर भारत के। द्रविड़ भाषा परिवार, इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, कोंडी इत्यादि भाषाएं सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, इसके अंतर्गत जनजातीय स्तर पर बिरहोर, कोरकी, हो, खरिया, भूमि, संथाली, मुंडारी, जुआंग, खासी, कोरवा आदि भाषाएं सम्मिलित हैं। उपरोक्त भाषाओं के अतिरिक्त भारत में चीनी तिब्बती परिवार की भाषा भी पाई जाती है, जैसे लेप्चा, नेवाड़ी, मणिपुरी, नागा भाषा इत्यादि। तो एक प्रकार से ये भारत में चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। ये 3 मुख्य रूप से भाषाएं हैं जो कि भारत में विविधता को लेकर आ रही हैं। भौगोलिक कारण, भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है तथा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का 2.42% ही केवल है। यह संपूर्ण भूभाग 3 भागों में विभाजित है। एक भाग है हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा दक्षिणी पठारी भाग। सभी खंडों और उपखंडों के वासियों को भाषाएं, रहन सहन सबका अलग है। तो कौन कौन से 3 भौगोलिक कारण मुख्य रूप से बांटे गए हैं? हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे। फिर गंगा का मैदान, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम ये सब क्षेत्रों में जाकर देखेंगे। फिर दक्षिण के पठारी भाग, जहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इत्यादि, ये सारे क्षेत्रफल इस तरीके से ये 3 भागों में भौगोलिक कारण से बटे हुए हैं। इन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तौर तरीके, वेशभूषा, संस्कृति, सामाजिक संगठन अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पशु भी अलग हैं, वर्षा भी अलग है, भूमि की किस्म भी अलग है, खान पान इत्यादि में भी विविधता है। तो भौगोलिक कारण से ऐसी विविधता आ जाती है। भारत में विविधता प्रजातीय कारण से, भारत की विशालता को देखते हुए उसके एक छोटा सा महाद्वीप कहना ठीक होगा। भारत एक छोटा सा महाद्वीप है और ये कई एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी बड़े स्तर पर आ चुका है कि भारत और उसके आसपास के क्षेत्र को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। कभी कभी भारत को विभिन्न जातियों और प्रजातियों का अजायब घर भी कह दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जातियाँ और प्रजातियाँ हैं। यदि पाकिस्तान साइड जाएं तो बलूचिस्तान से लेकर भारत में असम, म्यांमार तक, पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर दक्षिण में कुर्ग की पहाड़ियों तक
तथा हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि हमारा बलूचिस्तान इस क्षेत्र में है, से लेकर आसाम, ये आसाम है, यहाँ पे म्यांमार है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का होता है और यहाँ से आसाम से लेकर मतलब पश्चिम से लेकर पूर्व तक। और हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी तट पर ये आपको गुजरात है, ये कुर्ग है, कर्नाटक में कुर्ग, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ से लेकर आपको कन्याकुमारी, ये आपका क्या है, कन्याकुमारी, और ये पहाड़ी क्षेत्र है जो उत्तर का है। तो ये उत्तर से दक्षिण, ये पश्चिम से पूरब। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत अन्य प्रकार से फैला हुआ है, जातियाँ हैं, यहाँ पे प्रजातियाँ हैं जो अजायब घर का निर्माण कर रखी हैं भाषाओं के आधार पर, लोगों के रहने के आधार पर। यहाँ पर देखा जाए तो प्रजातियाँ जैसे श्वेत प्रजातियाँ हैं, कॉकेशियन, मंगोलियन पित भी मिलती हैं, श्याम रंग के निगागे, तस्मानियन, मलेशियन, बुशमैन इत्यादि भारत और भारत के आसपास के देशों में है। संपूर्ण भारत में यूँ तो बहुत प्रजातियाँ रहती हैं, परंतु 8 प्रजातियाँ विशेषतया उल्लेखनीय है। आर्य प्रजाति, मंगोल प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति। तो ये आपने देखा मुख्य रूप से आर्य प्रजाति, मंगोल प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति। अब इसके बाद मंगोल और द्रविड़ के मिलने से मंगोल द्रविड़ प्रजाति, सीथो प्रजाति, साइनो द्रविड़ प्रजाति जो चाइना के लेकर है, निग्राइटो प्रजाति जो निग्रो टाइप के हैं, और भूमध्य सागरीय प्रजाति जो वहाँ से भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से आए हुए हैं। इन सभी प्रजातियों के खान पान, व्यवसाय, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के साधन, सामाजिक संगठन, भाषा और शारीरिक विशेषताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का कोई बोली है, किसी का कोई मनोरंजन कर रहा है, खान पान अलग है, सब एक विशेषताएं। और इस प्रकार से भारत को एक पूरा एक जो एक महाद्वीप में, एक बड़े महाद्वीप में इस प्रकार की विविधताएं मिलती हैं, वो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसी विविधता मिल जा रही है और भौगोलिक विविधता मिल जा रही है। इस कारण से हम भारत को एक उप महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार भारत में सभी प्रमुख प्रजातियां विद्यमान रही हैं। यद्यपि आज प्रजातीय मिश्रण के कारण शुद्ध रूप में कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है। आज देखा जाए तो इतना मिश्रण हो गया है हजारों लाखों सालों से कि अब शुद्ध रूप से कौन किसी प्रजाति के हो गए हैं, कौन द्रविड़ियन ने आर्य प्रजाति से शादी कर लिया तो वहाँ पे एक अलग प्रकार का प्रजाति आ गया। तो इतना मिश्रण हो गया है कि अब मुख्य रूप से कोई शुद्ध रूप से कोई प्रजाति नहीं पाई जाती। प्रजाति बोला जा रहा है स्पेसीज, तथापि प्रजातियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न विविधता देखी जा सकती है। भारत में विविधता जनजातीय कारण से। भारतवर्ष में अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से बहुत दूर हैं, जो जंगलों पहाड़ों पर रह रहे हैं। इन्हीं को जनजाति अथवा वन्य जाति कहा जाता है। सभी जनजातियों की भाषा अलग है, पूजा विधि अलग है, संस्कृति भी अलग है। इन सभी जनजातियों में भी सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है और इन सब जनजातियों में आपस में सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग है। भारतीय संविधान में इनकी कुल संख्या 216 है। जनजातियों की कितनी संख्या है? 216। परंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो जनजातीय जीवन बिता रहे हैं और ये अनजाने हैं, बहुत सुदूर समाज से दूर पहाड़ों पर रहते हैं। संपूर्ण भारत को जनजातियों की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर हम पहला क्षेत्र देखें, जैसे मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के जनजातियाँ, और यहाँ पे संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज, कोया, खोंड इत्यादि, भूया, पैगा। तो यहाँ पर हम लोग जो देखें कि ये आप जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, इन क्षेत्र में जो रहने वाले हैं, ये एक प्रकार से कहा जाए तो मध्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जिसमें आपको कि क्या बिहार के अंतर्गत झारखंड स्पेशली ले हम लोग, बिहार ना लिख कर यहाँ पर हम लोग झारखंड ज़रूर, यहाँ पर झारखंड। तो किस क्षेत्र में हमने देखा? यस, हमने कौन से क्षेत्र में देखा? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, थोड़ा भाग उड़ीसा का भी हम ले सकते हैं। तो ये एक समूह नज़र आया आपका। तो ये समूह जो आपने देखा, ये आपने
पहला आपका विभाजन दिख रहा है जनजातीय स्तर में क्षेत्र एक। अब इसके पश्चात हम लोग यदि देखें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय की तराई, असम और बंगाल की जनजातियां जैसे गड्डी, गुज्जर, किन्नौरा, कुकी, गारो, खासी, नागा इत्यादि। अब ये वो क्षेत्र बोल रहा है जो कि आपको उत्तर में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और हिमालय की तराई, तो ये हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी तराई रीजन, हिमालय के पर्वत पदीय क्षेत्र और साथ में उत्तर पूर्वी राज्य, तो ये क्षेत्र और ये क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य में पाए जाने वाले ये दूसरा क्षेत्र बताएं। यहाँ पर जनजातियों का वितरण है। इसके पश्चात हम देखें, दक्षिण क्षेत्र में केरल, मैसूर, मद्रास अर्थात चेन्नई तथा पूर्वी पश्चिमी घाटों पर रहने वाली जनजातियाँ। अब यहाँ पर है कि आपको दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिमी घाट है और उड़ी यहाँ पे महाराष्ट्र का लेकर पश्चिमी घाट जा रहा है, महाराष्ट्र है यहाँ पर। फिर उसके पश्चात यहाँ पर गोवा, कर्नाटक होते हुए केरल, कुछ भाग तमिलनाडु और ये आपका पूर्वी घाट है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दिख रहा है। और इस पठारी क्षेत्रों में जो क्षेत्र में देखा जा रहा है, इन पठारी क्षेत्रों में जो पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमने बोला पश्चिमी क्षेत्र में हमने क्या बोला, दक्षिणी क्षेत्र में केरल, मैसूर, मद्रास तथा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर रहने वाली जनजातियाँ। तो ये इस प्रकार से, जिसमें कि बहुत सारे इरूला, टोडा, तो आप आने वाले क्लासेस में उसके बारे में भी बहुत अच्छे से याद करेंगे और आपको याद भी करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पश्चिमी क्षेत्र है, तो हमारा कौन सा एक क्षेत्र हो गया, मध्य क्षेत्र हो गया, एक मध्य क्षेत्र है। फिर उसके बाद हमारा ये मध्य क्षेत्र है, फिर हम हिमालय तराई और पूर्वोत्तर राज्य, और फिर हम लोग दक्षिण भारत में देखें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के में जो पाए जा रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि पश्चिमी क्षेत्र यदि हम देखें, पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र रहने वाली जनजातियां जैसे मीना, भील, गमीत, कोकणा आदि, ये सारे जो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कि आपको राजस्थान दिख रहा है, आपको गुजरात का दिखेगा, कुछ महाराष्ट्र, कुछ एमपी का रीजन में जो दिखेगा, ये रीजन में रहने वाली जातियाँ जो है। तो जनजातियों को इस तरीके से हमने क्या देखा, 4 क्षेत्रों में देखा। क्लियर है, हमने 4 क्षेत्रों में देखा। पहला हमने देखा मध्य क्षेत्र, और मध्य क्षेत्र आपने देख लिया है कि ये वाला क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र है। और ये आपका क्या है, दूसरा हमने बोला हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालय के तराई और पूर्वोत्तर राज्य वाला क्षेत्र। फिर हमने बोला ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में। फिर उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र देखा हमने, पश्चिमी क्षेत्र में चौथा। तो दूसरा हम लोगों ने कौन सा देखा, छोटा लिख रहा हूँ मैं, हिमालय की तराई वाला क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य में। फिर तीसरा हमने ने देखा जहाँ की पश्चिमी प्लस पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है, और तीसरा है हमारा, चौथा है हमारा पश्चिमी क्षेत्र जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और थोड़ा सा एमपी का भाग आएगा। इस क्षेत्र में देखें तो जनजातियों की कुल जनसंख्या का इन 4 क्षेत्रों में लगभग देखा जाए तो प्रतिशत वितरण अभी हमने देखा था कि 6.78% है 1991 के जनगणना के अनुसार से, और लगभग वर्तमान में देखा जाए तो 8-8.5% के आसपास हैं। तो इन 4 क्षेत्रों में प्रतिशत वितरण इस प्रकार है। हिमालय क्षेत्र का 11.35, तो 11.35, इसका मतलब एक ध्यान में रखिएगा, हिमालय क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपको मध्य भारत क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है ना, 56.88, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आ जाएगा, इसके अंतर्गत आपका झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और थोड़ा सा उड़ीसा का भाग। तो ये मध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको ट्राइबल्स मिलते हैं, जनजातीय मिल जाते हैं, है ना। इसके बाद आपको देखेंगे कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र कहने का मतलब है कि आपका राजस्थान, गुजरात और वो, तो उस क्षेत्र में उसके बाद आपका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर लगभग पश्चिमी क्षेत्र में 24.86। दक्षिण भारत वाला जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है वहाँ पे 6.21 है। तो सबसे ज़्यादा मध्य भारत में है, उसके पश्चात आपका
पश्चिमी क्षेत्र में है। फिर उसके पश्चात आप हिमालय पे चले जाएं, हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों में, और फिर उसके बाद दक्षिण भारत में है। भारत में विविधता जो है धार्मिक कारण से है। धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। यदि एक और हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले हैं तो दूसरी ओर इस्लाम धर्म मानने वाले मुस्लिम लोग भी भारत ये वासी हैं। बौद्ध धर्म के लोग भी भारत में कुछ कम नहीं हैं। क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म को मानने वाले भी नगरों और ग्रामीण समुदायों में वास करते हैं, और तथा सिख धर्म के लोग भी भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं। सभी धर्मों की अपनी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं तथा उपासना एवं पूजा की अपनी अपनी भिन्न भिन्न विधियां हैं। इन धर्मों के अतिरिक्त अनेक संप्रदाय जैसे रौब, वैष्णव, आर्य समाजी, नानक पंथी, कबीर पंथी इत्यादि उल्लेखनीय भी हैं, जिनके अंतर्गत उच्च कोटि के विचारक आपको उत्पन्न हुए हैं भूतकाल में, पास्ट में। भारत में विविधता में राजनीतिक कारण से प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 5 प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये 5 भाग हैं: केंद्र के बाद प्रांतीय स्तर पर, प्रांत के बाद जिला स्तर पर, उसके बाद ब्लॉक और नगर, उसके बाद आपको गांव स्तर पर देखेंगे। तो हमने क्या देखा? केंद्र है, फिर प्रांत मतलब राज्य स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, जिला के अंतर्गत ब्लॉक है और या छोटा नगर हो, और सबसे छोटे जहाँ पंचायत है गांव है। तो इस स्तर पर 5 हम लोगों ने राजनीतिक कारण पर प्रशासन का स्तर पर बांटा हुआ है। इन सब भागों के अलग अलग अधिकारी गण हैं और उनके अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य भी अलग अलग सुनिश्चित हैं। तो ये ध्यान में रखें। इस तरीके से प्रशासन का स्तर पर केंद्र पर जो आपको लगभग आप पीएम के रूप में देख सकते हैं जो मुखिया है, प्रांत का स्तर पर सीएम मुखिया है, जिला का स्तर पर कमिश्नर हैं, ब्लॉक का स्तर पर एसडीओ इत्यादि हैं, और नगर के स्तर पर मेयर वगैरह, छोटे छोटे नगर पालिका इत्यादि दिखता है। गांव के स्तर पर पंचायत जो दिखता है मुखिया, वो लोग। तो इन सब के अलग अलग अधिकारी गण हैं और उनके अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य भी अलग अलग तथा सुनिश्चित हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा इन उपयुक्त सभी भागों और उपभागों का प्रशासन चलता है। सरकारी नियम भी भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग है। सरकारी नियम एक जैसा तो होगा नहीं, अलग अलग सबके लिए होगा। जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्येक क्षेत्र की सरकार को पूर्णतः यह स्वतंत्रता है कि वह अपने क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए सभी समितियां और उप समितियां बनाकर कार्यभार संभाले। भारत में राजनीतिक दलों की भरमार है तथा उनकी विचारधाराओं में पर्याप्त अंतर भी है। केंद्र में एक दल की सरकार होती है जो विभिन्न राज्यों में उससे भिन्न भिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों की सरकारें कार्य कर सकती हैं।